प्रतिरक्षा की सरकार, जो भी प्रतिनिधि थे फ्रांस में, उसने मिलकर एक प्रतिरक्षा बचाना है देश को, उसी प्रतिरक्षा सरकार को ऊपर हमला किया राष्ट्रीय गार्ड ने कि पूंजीपति वर्ग की सरकार है कर नहीं रहा है क्या। तो फिर भी लेकिन बच गई सरकार, मंत्री को गिरफ्तार किया गया था और उसमें घटना उतना विस्तार से नहीं जाएंगे, गद्दारी से लेके बहुत तरह की बात है जो कि फिर भी सरकार रह गई। लेकिन आपको 28 जनवरी को पूरे जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की सरकार बनी कि जिसको बचाना है पेरिस को जर्मनी से, उसने आत्मसमर्पण कर दिया 28 जनवरी 1871 को। 1870 में यह हमला हुआ था। 28 जनवरी को सारा अपना तोप से लेकर हर चीज हथियार हवाले कर दिया। और लेकिन जो नियमित सेना थी, जो प्रतिरक्षा की सरकार बनी थी, उसकी एक सेना बन गई, उसने सारा हथियार तोप दे दिया। लेकिन राष्ट्रीय गार्ड ने अपना तोप और हथियार नहीं दिया, उसने उससे जर्मनी के से समझौता किया, विराम समझी, लेकिन अपना तोप नहीं सौंपा कि, और उसको भी हिम्मत नहीं हुई। राष्ट्रीय गार्ड में जानता था कि मजदूर ही हैं और ये पूरे जोश में हैं, तो उसको भी हिम्मत जो है पेरिस के एक खास इलाके में कब्जा कर पाया और बकिए पेरिस में राष्ट्रीय गार्ड ही। तो यह चल रहा था। तो इस बीच अब देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि जो प्रतिरक्षा की सरकार थी जिसका प्रमुख थिएर है, तो उसने और जर्मनी से गुप्त समझौता किया, गुप्त बातचीत चल रही थी कि मजदूर हथियार बंद है, मजदूरों की पकड़ बढ़ गई है, पेरिस पर इनका कब्जा है। वह कहा कि हमारी सेना को, जो साम्राज्य की सेना को आपने बंदी बना लिया, उसको छोड़िए, उसको इस पर मजदूर पर हमला करवाएंगे, आपका पेरिस हो जाएगा। गद्दारी समझ रहे हैं कि उसको ना देश से लगाव है, अपने किसी चीज से लगाव नहीं है, उसको जो है पैसा का लेन देन का क्या मतलब है कि इसमें जो है मजदूर के हाथ से सत्ता मतलब जो है उसको छीन लिया जाए, पराज कर दिया जाए, पेरिस आप ही ले लीजिए, पेरिस से उसको कोई। तो यह जो है यह चला और इसने जो है उस पर अमल किया और इसके चलते 18 मार्च को पेरिस कम्यून कैसे 18 मार्च को जो वहां की प्रतिरक्षा की सरकार है, उसने अपनी नियमित सेना को राष्ट्रीय गार्ड पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया कि उसका सारा तोप सारा उन्होंने पराजित कर। तो उसी में वह पराजित नहीं कर पाई। इधर से हथियार बंद राष्ट्रीय गार्ड था जिसमें मजदूर ही थे बहुमत में, वह अड़े और नियमित सेना को पराजय मिली। यह 18 मार्च, इसी को कहा जाता है कि पेरिस कम्यून का माने उद्घोषणा हो गई, क्योंकि मजदूर हथियार के साथ थे और पूंजीपति वर्ग की सरकार को परास्त कर पेरिस पर कब्जा नहीं होने दिया और अपने ही देश पर कब्जा कर। वह पूंजीपति वर्ग की सरकार अपने ही देश पर पेरिस पर कब्जा करवा रहा है, जर्मनी आ जाओ इसको पराजित करो। और इससे अपनी पूरी वीरता के साथ मजदूरों ने पेरिस की रक्षा की, उनको पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। 18 मार्च 1871 का। फिर उसके बाद तो आपको 1800 उसी में 26 मार्च को पेरिस कम्यून का चुनाव हुआ और 28 मार्च को घोषणा हो गई पेरिस कम्यून की। तो पेरिस कम्यून जो नाम पड़ा, यह पेरिस के ही क्षेत्र में एक जो चुनाव से जो एक कमिटी बनी थी, वह कम्यून वही है। राष्ट्रीय गार्ड तब पेरिस कम्यून में बदल गया, पहले तो राष्ट्रीय गार्ड था, राष्ट्रीय गार्ड में से चुनाव हुआ, चुनाव में से पेरिस कम्यून, ठीक है। और उस चुनाव की विशेषता यही थी कि उसमें विदेशी आदमी भी थे। जो मजदूरों की पहली सरकार इतिहास में आई, पहली सरकार, मजदूरों का पहला राज्य, मजदूरों की पहली सरकार, और जनवाद का सबसे ऊंचा रूप भी मजदूरों ने दिखा दिया कि जनवाद क्या होता है। तो पेरिस कम्यून को इसलिए याद करते हैं, पेरिस कम्यून का इतिहास संक्षेप में यह, और इसका महत्व यह है कि इसमें जो है और सबक भी बहुत मिला। ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह सिर्फ देश बचाने का नहीं था, यह मजदूर वर्ग की मुक्ति का, शोषण उत्पीड़न से मुक्ति का,
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की समाप्ति का, जिसको मार्क्स कहते हैं इस सामाजिक क्रांति का प्रभात बेला का माने उदय हुआ सुबह। अब सुबह है तो दिन चढ़ेगा, तो यह समझिए कि मजदूरों द्वारा सामाजिक क्रांति की एक तरह से इतिहास, विश्व इतिहास में शुरुआत हो गई। उसने ताकत का प्रदर्शन किया और पूंजीपति वर्ग को परास्त किया, और उससे उसकी जो धोखाधड़ी है, उसका जो खोखला देश प्रेम है, उसको उसका सब चीज उद्घाटित हो गया। तो इसमें इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत चीजों के लिए भी है। एक तो यह है कि पहली बार इतिहास में गृह युद्ध मजदूर वर्ग के आंदोलन में आया। जो घर से ही देश में ही लड़ाई चल रही है, और वह लड़ाई हुई मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच। और उस गृह युद्ध का जब नवंबर में रूस में क्रांति हुई तो उसका प्रयोग हुआ 1905 में। 1905 में पहले प्रयोग हुआ, यहाँ पेरिस में हो चुका था गृह युद्ध हथियार। तो उसका यह सब महत्व है। सवाल है कि उसने जो किया, तो उसने किया, उसको जो कहा जाता है कि मजदूरों का पहला राज जनवाद का ऊंचा क्या था, तो उसमें 2-3 बिंदु है, उसको आप समझने की जरूरत है। कि पहली बार यह हुआ कि जो भी अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, शैक्षिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हुए, उनका चुनाव हुआ। और चुनाव ही नहीं हुआ, उनको कभी भी वापस बुलाया जा सकता था। यह जनवाद का इस इतिहास में इसके पहले ऐसी बात नहीं। पूंजीवादी में चुनाव हो गया या बहाल हो गया, चल रहा है। एमपी भी चुना जाता है, देखते हैं 5 साल का था या 5 साल तो कोई हटाएगा नहीं। वहां वापसी का चुनाव और वापसी, यह जनवाद का रात्रिकालीन जो है काम स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, इसको बंद किया गया। दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे और जो मजदूर होगा उसका वेतन एक समान, काम अलग अलग है। चौथी बात कि जो है राज्य से धर्म को अलग कर दिया गया। जितना मठ महंत है उसका संपत्ति जो है जब्त करके, और जो है राज्य किसी महंत को, आश्रम को कोई पैसा नहीं देगा। इसके पहले जैसे अब यहाँ देता कोई नहीं, कल्चर हो गया। स्कूल में कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं, तो ज्ञान का क्षेत्र है, वहां पर जो है कोई प्रार्थना नहीं होगी। यह सब चीज मैंने उतने कम समय में मजदूर वर्ग के राज्य ने दिखाया कि कैसे शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, जिसको अभी हम लोग कहते हैं कि शिक्षा में धर्म का क्या काम। शिक्षा तो खास खास चीज की है, दुनिया के, समाज की, विज्ञान क्या सब चीज है। तो धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा जो कही जाती है, तो पेरिस कम्युन में मजदूर वर्ग ने उसका नजारा पहली बार किया। और यह सब चीज से कहा जाता है कि यह मजदूरों का राज, मजदूरों की सरकार ने एक नए युग को बता दिया कि आने वाला जो मजदूरों का राज होगा वह कैसा होगा, और तमाम जो पूंजीवादी दुर्गुण है इससे मुक्त होगा। इसलिए मजदूरों का राज आ भी सकता है। इस बात का भी उसने इस घटना के बाद इसको दे दिया कि हाँ आ सकता है, असंभव नहीं है। और कैसे आएगा, तो यह सब चीज है। लेकिन वह रहा तो आपको 18 मार्च को शुरू हुआ और 28 मई को समाप्त हो गया। माने अंततः जो हम इतिहास बता रहे थे, अंततः परास्त हुआ पेरिस कम्युन। इतने दिन तक अपने बल पर डटा, बहुत 1 लाख लोग मारे गए पेरिस की रक्षा में। 1 लाख मारे गए, इसमें अधिकांश सब तो मजदूर थे। और इसीलिए कहा जाता है कि चला, लेकिन असफलता के हमारे शिक्षकों ने, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन ने बहुत सारे उसके चीज को बताए हैं। लेकिन मजदूरों का पहला अनुभव था जिससे सबक भी लिया जाता है, सीख भी ली जाती है, प्रेरणा भी लिया जाता है। और वो अमर है इस अर्थ में कि उसने मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए ऐलान कर दिया, और इसलिए वो अमर है। जब तक दुनिया है, मजदूरों ने क्या किया था वो मिटने वाला नहीं है। और मजदूर वर्ग की मुक्ति का अभियान सिर्फ देश बचाने का, तो यह उसकी सबक और सीख। जैसे पूछते हैं लोग कितना ही दिन चला, तो उसमें कई तरह की बातें हैं। उसमें एक बात यह है कि जो मजदूर थे वहां पर, वह जो है उनके विचार जो क्या थे, तो मजदूर थे। लेकिन जैसे अभी हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं, इसी रास्ते पर क्रांति होगी। और तो ब्रांकीवादी और प्रूधोपंथी, ये 2 तरह के विचार थे। जो कि प्रूधोपंथी जो है,
जो आर्थिक मामले में जो टुटपुजिया अस्तित्व है, निजी स्वामित्व का खात्मा कम्युनिस्टों का उद्देश्य, लेकिन उसका था टुटपुजिया अस्तित्व को बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि उसके प्रति सहानुभूति थी किसको, यह है। और दूसरा जो बलांकीवादी थे वह बुझते थे कि अगर सत्ता में चले जाए किसी तरह कुछ लोग तो रहते रहते बहुत लोगों को वोट बंद कर लेंगे और बढ़ जाएंगे। यह भी दोनों तरह के लोग थे। तो इसीलिए जो मार्क्स की हम लोग की बात है कि बहुसंख्या तो है मजदूरों के पास, अगर ज्ञान नहीं नेतृत्व करे तो सफल नहीं होंगे। तो वहां पर असफलता में यार ये दो तरह की विचारधारा, माने वैज्ञानिक समाजवादी विचार न था, जिसके चलते क्या हुआ कि वहां दूर तक वह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे मजदूरों ने बैंक को छोड़ दिया, कब्जा नहीं किया, संपत्ति हरणकर्ताओं का जो संपत्ति हरण करना कम्युनिस्टों का उद्देश्य है, जो भी लूटे हो सब समाज का, वो बैंक छोड़ दिया। बैंक कहा जाता है कि बैंक का कब्जा कर लेता तो पूंजीवादी सरकार उससे समझौता करने आ जाती, क्योंकि बैंक में तो पैसा है, तो यह छोड़ दिया। दूसरी बात है कि नैतिक दुश्मन को नष्ट नहीं किया, अपने नैतिक प्रभाव से भी हमारा यह सिद्धांत है, यह जनवाद है, यह समझाया कि लोग जो है इसको करेंगे, लेकिन उससे वह भी नहीं हुआ। इसलिए यह सब असफलता है। उसने दो चीज यह भी खोला कि राष्ट्रीय एक समान राष्ट्रीय कोई ध्येय होता है, इसके भ्रम को दूर करता है। माने देशभक्ति के भ्रमजाल को फाड़ दिया कि जो राष्ट्र है, जो देश है, वो वर्ग में बटा हुआ है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग का इंटरेस्ट देश से कोई लेना देना ना है, मुनाफा से लेना देना है, जो उसने उस घटना में अंजाम दे दिया कि देश ही बेच रहा था, हवाले कर रहा था जर्मनी के कि आइए परास्त कीजिए। लेकिन रक्षा किसने किया? मजदूर ने पेरिस की, 1 लाख मौत भी हुई। तो उसने यह हटा दिया कि नहीं, देश है, राष्ट्र है, सब है, लेकिन मजदूर वर्ग का हित अलग है। अगर राष्ट्र का हित कहेंगे तो पूंजीपति वर्ग के हित में चला जाता है, क्योंकि राष्ट्र उसी का वही मालिक रहता है। अभी हम कहेंगे देश ही तो किसका हित होगा? अंबानी अडानी का हित होगा, वर्गीय। इसलिए उसका गलती यह था, लेनिन के अनुसार गलती क्या थी कि राष्ट्रीय और वर्गीय दोनों उद्देश्य को घालमेल कर दिया, गड़बड़ी थी। वर्गीय उद्देश्य बिल्कुल समाजवाद लाना है, मजदूर वर्ग का ध्येय समाजवाद लाना है, और राष्ट्रीय उद्देश्य है पूंजीवाद तक खींचना। तो दोनों कैसे मिलेगा? तो इसके चलते वह आधा दूर तक जाकर ही वह आंदोलन जो है पेरिस कम्यून रुक गया, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन बहुत चीज प्रेरित करके गया, बहुत चीज दिखा कर गया, और यह भी दिखा कर गया कि पेरिस कम्यून ने यह भी दिखाया कि पहले से अगर राज्य मशीनरी है, पुलिस है, सेना है, न्यायालय जो अभी है, अगर मजदूर का राज होगा तो इस न्यायालय से, इस सेना से, इस पुलिस से आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि जो शोषक वर्ग की पुलिस में फंसी है कि कैसे शोषित किया जाता है, कैसे दमित किया। आपको अपना सब चीज बनाना पड़ेगा, अपना पुलिस, अपना सेना, अपना न्याय सब बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके उद्देश्य। इसलिए जब पेरिस कम्यून आया, क्या उसने सबसे पहले अस्थायी सेना और सारे लोग जो 18 साल से माने जो वयस्क हैं वो हथियार बंद हो गए। सब लोग सेना है, जब जरूरत पड़ेगा सब लोग बैठ कर खिलाने का परजीवी सेना, जैसे अभी 10 लाख सेना खा रही है, बैठी हुई है, कोई उत्पादन नहीं, इसको समाप्त। तो संक्षेप में पेरिस कम्यून का इतिहास और उसके महत्व और उसका भी यह है, जिसके चलते आप जानते हैं कि 7 नवंबर को क्रांति रूस में भी हुई इसके, और यह हमेशा रहे। तो इसको हम लोगों को मनाना है, जिस तरह 7 नवंबर को मनाते हैं, इसलिए 28 नवंबर को जुटना है। और भी विस्तार से बात करेंगे, यहाँ भी और भी विस्तार से बात करेंगे, और भी कुछ साथी बोलेंगे। संक्षेप में ये बात है।